Good morning, everyone. Am I audible? Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So, till the last lecture, we had covered our financial institutions, its types, and its functions. Each functions of each one of them. Okay. Now we are starting with market structure. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So market structure. Now we are on the second point, or I mean on the second pillar of the financial system, and that is financial markets. So in the markets, we are going to study about its structure. There are different market structures that is given here. Let us study one by one. First is currency and money supply. सी सबसे पहले जब भी फाइनेंशियल सिस्टम शुरू हुआ था तब करेंसी तो नहीं होती थी इंडिया में सबसे पहले आई मीन इंडिपेंडेंस से पहले तब सिल्वर स्टैंडर्ड्स गोल्ड कॉइन्स या आपको ये पता होगा गोल्ड एक्सचेंज होता था सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज होते थे बार्टर सिस्टम चलता था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया गया इंडिया का स्टर्लिंग एक्सचेंज जिसे कहते हैं तब पेपर करेंसी 19th सेंचुरी में इशू की गई उसे कहते हैं करेंसी नोट्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी नोट्स वर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स बिगिनिंग में इसका यूज बहुत लिमिटेड था ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा वो नोन नहीं था तो बिगनिंग में इसका यूज बहुत लिमिटेड था लेकिन अब आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम भी चलता है अब कुछ भी आपने खरीदना है तो करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बाय यू विल हैव टू पे करेंसी फॉर दैट ठीक है नेक्स्ट है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में स्मॉल सेविंग्स अब देखो कुछ हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन बहुत हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत कम इनकम अर्न करती है राइट तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस एनकरेज wage earners small and medium farmers and medium class to save through government run saving banks तो ऐसे लोगों को जो स्मॉल फार्मर्स थे अर्नर्स थे या फिर मीडियम स्केल पे काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स थे उनको गवर्नमेंट की जो स्टार्टिंग में बैंक्स ओपन हुई थी उन्होंने ऐसे लोगों को मोटिवेट किया एनकरेज किया दैट आप सेविंग्स करना शुरू कीजिए बैंक्स में क्योंकि तब तो बैंक्स न्यू आई थी मार्केट स्ट्रक्चर में है ना तो तब छोटे लेवल पे जो काम करने वाले स्मॉल स्केल पे जितने बिजनेसमैन थे या फिर अर्नर्स थे फार्मर्स थे उन लोगों को गवर्नमेंट ने टारगेट किया था द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सेविंग बैंक्स तब तो पोस्ट ऑफिस भी बहुत देखो अब भी है लेकिन अभी तो बहुत सारे अवेन्यूज ओपन हो गए ना सिर्फ पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट की बैंक्स नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेव करने के लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं तो तब के टाइम पे तो पोस्ट ऑफिस इनिशियली जब स्टार्ट हुए थे एक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट है ना पोस्ट ऑफिस में लोग ज़्यादातर पैसा रखवाना पसंद करते थे ठीक है नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस फंड्स देखो आजकल के ज़माने में अभी तो स्पेशली बहुत इंश्योरेंस फंड्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया था 1912 में ओके इट वाज कैरीड ऑन बाय ऑल इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज बट फॉरेन कंपनीज को अगर इंडिया में ओपन होना है तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग विद इंडियन कंपनीज अगर आप मर्ज करते हो इंडिया की किसी कंपनी के साथ तो ही आप इंडिया में अपनी फॉरेन ब्रांच ओपन कर सकते हैं ठीक है तो इंश्योरेंस कंपनीज वर आल्सो इन्वॉल्व इन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अब आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस बिजनेस भी दो तरीके का होता है एक लाइफ और एक जनरल लाइफ आपको पता है इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ और अगर मैं बात करूं जनरल इंश्योरेंस की तो उसमें तो बहुत कुछ आ गया मेराइन इंश्योरेंस ठीक है जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू सी वेव्स थ्रू वाटर वेव्स लेके जा थ्रू वाटर वेव्स लेके जाते हो है ना तो उसे कहते हैं मेराइन इंश्योरेंस वो गुड का जो भी आपके कमोडिटीज हैं स्टॉक हैं गुड्स है उसका अगर नुकसान हो गया
थ्रू गोइंग दैट आई मीन टेकिंग द रूट ऑफ वाटरवे, आप कोई नुकसान हो जाएगा तो आप उसे कहेंगे मेराइन इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। उसमें से आपको पूरा रिकवर होके अमाउंट को आई मीन अमाउंट आपको रिकवर होके मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका फायर इंश्योरेंस, है ना। फायर इंश्योरेंस होता है, फायर मीन्स कहीं पे भी आग लग गई, फैक्ट्री, गोडाउन, घर, तो आपका जो अमाउंट रिकवर होता है दैट इज थ्रू फायर इंश्योरेंस। ऐसे ही होता है व्हीकल इंश्योरेंस, है ना। ऐसे ही होता है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस केस में हम लोग एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत सारे टाइप्स हैं, जनरल में जब चैप्टर आएगा तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। होम इंश्योरेंस होता है, आपको पता होगा, घर का इंश्योरेंस ले लेते हो आप कि घर को कभी कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, तो तब आपको ये जनरल इंश्योरेंस काम आएगा, होम इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है हमारे इंडिया में, प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे इंडिया में हैं जो इंश्योरेंस बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। फॉरेन ब्रांचेस भी हैं जो हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद। जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद से फॉरेन ब्रांचेस भी हैं जिनको इंडिया में ओपन करना अलाउड है। ओके, कुछ ही, लेकिन एफडीआई बोलते हैं ना, जिसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो एक लिमिट बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अगर ओपन हो गए ब्रांचेस तो फिर इंडियन ब्रांचेस नहीं चलेंगी ना, इंडिया की कंपनीज उतनी नहीं चलेंगी, है ना। तो उन्होंने एक लिमिट रख दी कि इतनी, इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते ब्रांच को इंडिया में, फॉरेन ब्रांचेस को, ठीक है। क्योंकि अपना डोमेस्टिक मार्केट भी तो अच्छा चलना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट भी तो हमारा रोल प्ले करना चाहिए ना। हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो डोमेस्टिक मार्केट को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स भी खरीदने चाहिए, पॉलिसीज खरीदने चाहिए। दैट इज वाई कुछ एक लिमिट बनाई हुई है हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री के टाइप में। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट। अब आपको पता है जैसे करेंसी मार्केट है, जैसे ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस मार्केट है, वैसे ही आपका आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या डील होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ये, यहाँ पे आप जो स्टॉक खरीदते हो और बेचते हो थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स, यहाँ पे वैसे ट्रीट होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रीट होता है। अब आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, these are the two different stock exchanges, these are the two main, I should say these are the two very important prominent authorities, जिसे कह सकते हैं हम अपेक्स अथॉरिटीज, जो स्टॉक एक्सचेंजेस के जो बिजनेस हैं उनको ध्यान रखती है, उनके वर्किंग्स को देखती है। ओके, तो इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डिपॉजिट। ये आपको पता है क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, क्या होता है, किसी भी बैंक में, किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में आप डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। जब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है टू टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फॉर मे बी 1 year, 2 year, 3 year, इट गोज अप टू 7 years। देखो लिखा हुआ है दीज डिपॉजिट्स वर फिक्स्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 7 years। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे स्टार्ट होता है, इट वेरीज फ्रॉम 11 to 39%। सी नोबडी गिव्स यू दैट 39%, nobody will give you, but it is just as जैसे डिसाइड हुआ था वो बताया जा रहा है। अब ये लोग देते कैसे हैं, 10%, 11%, 12%, ऐसे दिया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। उसके लेंडिंग रेट के हिसाब से कमर्शियल बैंक्स ने इनका एवरेज जो रेट है ना वो डिसाइड किया हुआ था। जितना जितना हम लोन्स के रेट को डिसाइड करेंगे, मार्केट पे रेट्स जो होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स, उस हिसाब से कमर्शियल बैंक्स ने इसका रेट डिसाइड किया हुआ होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है। अब देखो क्राइसिस आ गया, लॉकडाउन आ गया, या फिर पेंडेमिक क्राइसिस आ गए, या डीमोनेटाइजेशन आ गया था, तब इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे चले गए थे। दैट टाइम हम लोग को उतना नहीं मिलता है फिक्स डिपॉजिट्स में से या पब्लिक डिपॉजिट्स में से, हम इतना अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं ना, दैट इज वाई कमर्शियल बैंक्स उनको टाइम टू टाइम चेंज करती है।
Next is government securities and treasury bills. What do you mean by government securities? जैसे हम उससे कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज. अब गिल्ट एज क्या होता है? देखो वर्ड लिखा भी हुआ है गिल्ट एज, कहीं पे देखो, ढूंढो, मिल रहा है क्या? सेकेंड लाइन पे देखिए. Yes, ma'am. यस, सेकेंड लाइन पे देखिए, गिल्ट एज्ड, यानी कि दोज पीपल हु आर रिस्क एवर्स. सी देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. One is risk taker and the other one is risk averse. Now, who are risk takers? Risk takers are those who are accepting more and more risk, who are able to accept more and more risk. Their risk appetite is strong. That means they are earning so good, and maybe they are so young that they are able to take so much risk, right? Let's take another example of risk averse. People who do not want to take higher risks. No, they will not be able to, because they have that much limited money. If they take risk and that money is lost, how will they survive then? Are you getting my point? So maybe senior citizens who are already retired, okay, who don't earn much, who live on the pension, who survive on the pension, they will not be able to take higher risk. No, they will invest somewhere where they get security, where they get safe, a safe place, where they where the risk is not so high. Okay, so that type of market is known as, that type of security is known as gilt aged security. That means government securities. Because when you invest in government securities, I hope you know that there is a minimum amount of risk that somebody carries. Yes, somebody who has invested in government securities will hold minimum amount of risk. See, risk will be there. I will not say in every investment will have a risk factor, but I will not say it will be zero. We cannot say that it will be zero. Yes, government securities do have certain amount of risk attached to them, but it is very minimum. Private sectors, it is high comparatively. So that is known as gilt-edged. So government securities are there, like government bonds, um, government infrastructure bonds, infrastructure debentures, but it should be governmental. That means it should be uh, supported by the government. Okay, issued by the government rather. Treasury bills, I hope you know what are treasury bills. Treasury bills are those bills which are required by every bank. It is compulsory for every bank to, I mean, it is held by RBI, and it is compulsory to purchase by every bank. Every single bank is required to purchase treasury bills. Okay, and it is short-term investment for maybe 6 months, maybe 9 months, or maybe 12 months. Okay, next we have interest rates. See, I already told you what are interest rates. It is on the same type of deposits and advances, differed from different periods and different times. I already told you. Interest rates are always interest rates are always fluctuating in the market. Always fluctuate. They are always different for different advances. For different type of loans, interest rates will always be different. If you want to buy home loan, the rate of interest will be different. If you want to buy car loan, it will be different, right? If you want to take educational loan, the rates will be different. If you are taking short-term loan, rates will be different as compared to long-term loans. Correct? And it differs from bank to bank also. Private banks may be charging different rates of interest, and private banks, maybe public banks, will charge
different amount of interest, different rate of interest, right? So it differs from bank to bank. So these were the types of market structures. Now next is financial instruments. See, सबसे बड़ा क्या है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज. अब आप जब फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे ना तो उसमें तो और ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा. जितना हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टाइम लिया ना उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम फाइनेंशियल सर्विसेज पे लेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. और सबसे छोटे कौन से हैं? सबसे कम टाइम किसमें का लगता है? एक फाइनेंशियल मार्केट और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. देखो इंस्ट्रूमेंट्स अभी हो जाएगा विद इन 10-15 मिनट्स. अभी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्हें ना फाइनेंशियल एसेट्स भी कहा जाता है या फिर इसको दूसरे नाम से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी बोला जाता है. तो देखो एमसीक्यूज में आ सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नोन एज डैश. तो आप बताएंगे उसको फाइनेंशियल एसेट्स भी बोलते हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, सॉरी सिक्योरिटीज. कंफ्यूज नहीं होना है. अब ये वो एसेट्स हैं जिनके जरिए आप मार्केट में डील कर सकते हैं. देखो अगर आपके पास गुड्स ही नहीं है तो आप शॉप ओपन करके बैठे हैं. अब आपके पास गुड्स ही नहीं है खरीदने और बेचने के लिए तो आप आपके शॉप होने का मतलब क्या है? What is the use of having a physical shop if you are not handling the stock, if you are not handling the goods to sell off in the market? Are you getting my point? To have a market, you should have financial instruments. The importance of financial market is only and only when you have financial instruments with you. So these financial instruments are divided into two parts, classified into primary and secondary. प्राइमरी आर इशू मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है? हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले भी किए थे ऊपर शॉर्ट में. अब हम डिटेल में करेंगे. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, उससे जो आप देखो ऐसे इशू हुए रहते हैं वो जो अल्टीमेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अल्टीमेट सेवर्स होते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन्हें कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, समझ आ रहा है? Are you clear? I mean, I hope my point is clear to everybody. Yes, ma'am. Okay. Yes, अब ma'am. जो, हाँ जी, अब जो ये डिवाइड किया गया ना उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक ओनरशिप, एक ओन्ड फंड्स होते हैं और एक ओड फंड्स होते हैं. अब ओन्ड फंड्स क्या होते हैं? ओन्ड मीन्स खुद के, मेरे, पर्सनल, my funds. I have not borrowed it from somebody, it is my own. उसे कहते हैं ओन्ड फंड्स. जैसे शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं? ओन्ड फंड्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, राइट? वैसे होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स. डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? डेट मतलब बोरोड फंड्स. तो बोरोड फंड्स में क्या होते हैं? जैसे डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट जो अभी हमने पढ़ा था ना, वो बोरोड फंड का एक टाइप है. कंपनी क्या करती है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मे बी फॉर 1 ईयर. तो आफ्टर 1 ईयर आपने उनको लौटाना है ना. इट इज नॉट योर मनी, इट इज पब्लिक्स मनी, इट इज मनी ऑफ पब्लिक. समझ में आ रहा है? इट डज नॉट बिलोंग टू यू. Yes, you have taken it for some period of time. You will invest it, you will use that money for some period of time. But later on the maturity date, you will have to pay them back. So that is known as debt instruments. एक होते हैं own instruments, एक होते हैं debt instruments. आई बात समझ में? The important characteristics of financial instrument. तो important characteristics क्या होते हैं? मतलब फीचर्स क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के? ये हमने पहले पढ़ा है. ट्रांसफरेबिलिटी होता है. ये ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स अगर आपको आपके शेयर्स किसी और को बेचने, आप ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. लिक्विडिटी, इसे कभी भी बेचकर इसे कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मार्केटेबिलिटी, ये खरीदना बेचना, इसकी एडवर्टाइज करना, हाँ हो सकता है, मतलब ये मार्केटेबल है. इजीली हम इसको उठाकर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं इसे. ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसका मिनिमम होता है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना नहीं होता है इसका, क्योंकि आप इसे डायरेक्टली मार्केट से डील कर सकते हैं ना, खरीद सकते हैं.
रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यस, थोड़ा सा इसमें डिफॉल्ट भी है। अगर नुकसान हो गया, मार्केट डाउन चला गया, तो शेयर्स में से जो पैसा लगाया था वो नुकसान हो गया, डिफॉल्ट। मतलब रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई एट टाइम्स जब हमारा मार्केट डाउन होता है। मैच्योरिटी एंड टैक्स एग्जम्पशन, मैच्योरिटी डेट भी होती है इसकी, है ना। शेयर्स खरीदे तो जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उसकी मैच्योरिटी डेट भी होती है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स की भी रिडीमेबल डेट होती है, मतलब जिसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट। 5 इयर्स, 5 इयर्स के लिए आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा उसका, 5 इयर्स। 5 years. यस। और टैक्स एग्जम्पशन क्या होता है, देखो कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होती हैं, जब आप ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो ना, तब आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। मतलब एग्जम्पशन का मतलब होता है टैक्स फ्री, आपको टैक्स नहीं भरनी पड़ती है। दो यू आर अर्निंग इनकम, but you will not be paying tax because it is exempted. Exempted means tax free, ठीक है। उन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको टैक्स का टैक्स फ्री हो जाते हो आप, मतलब उस पर टैक्स नहीं भरना है, तो आपके लिए फायदा है ना, ठीक है। सो देर आर वराइटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मैंने वही बताया, फाइनेंशियल मार्केट का इंपॉर्टेंस तब है जब आपके पास वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मैम, जी, स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल देंगे क्या? किसका किसका बेटा, किसका एग्जाम्पल चाहिए? स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड। ये क्या बता, ये तो मैंने कुछ ही नहीं बताया, स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड। इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड। मैं वो शायद बैंक के बारे में बोल। बेटा आपका आवाज क्रैक हो रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए क्या बोल रहे हैं फिर से। सो आई होप इट्स क्लियर। मैम, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ओके, एक मिनट रुको। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस यस मैम। ओके। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के भी टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मार्केट में हम डील कर सकते हैं, जिनके साथ खरीदना बेचना हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ऐसे कौन कौन से, लेट्स चेक। पहले शेयर्स, ठीक है। अब आपको पता है शेयर्स क्या होते हैं। शेयर स्टॉक फाइनेंस, स्टॉक जिसे कहते हैं ना हम, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, राइट। कुछ है ना ब्लू चिप शेयर्स भी होते हैं, देखो नीचे देखो, ब्लू चिप शेयर्स होते हैं। अब ब्लू चिप शेयर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे अब है ना, आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपको पता नहीं है कि शेयर कौन सी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में नए नए आए हो, आपको आइडिया नहीं कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। तो आपने क्या किया, आपको ब्रोकर ने आइडिया दिया कि क्योंकि आप नए नए हो ना, तो आप ब्लू चिप शेयर्स खरीदो। अब आप बोलोगे ब्लू चिप शेयर्स क्या होते हैं, सो ही विल आंसर यू दैट those these are the shares of those companies which are known companies, sound companies, ओके, नॉन फाइनेंशियली साउंड, जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी है। जैसे रिलायंस टाटा, देखो नाम उनका ही सीधा मुंह पे आ जाता है ना हर किसी के। तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स हम इन्वेस्ट करेंगे तो इतना पता है कि लॉस तो नहीं होगा। लॉस तो अगर सही टाइम पे मैंने डाला शेयर्स को और सही टाइम पे निकाला, तो लॉस तो नहीं होगा। ऐसी कंपनीज डूबने वाली कंपनीज नहीं है। आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? जो साउंड कंपनीज है, फाइनेंशियली साउंड, जो बहुत फ्लरिश कर रही है कंपनीज, आ रही है बात समझ में, जो वेल नोन कंपनीज है, जिनका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है, जो ग्रोथ कर रही हैं, उन्हें कहते हैं ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप कंपनीज। और आप जब ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं ना, उसे कहते हैं ब्लू चिप शेयर्स, ओके, ठीक है। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, ये आपको पता है बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपको बेच सकते हैं। कौन इशू कर सकता है इसमें, पब्लिक सेक्टर भी और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स नहीं होते जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, अगर आपने वो खरीदे तो आप उस पे कूपन रेट अर्न कर सकते हैं। व्हाट इज कूपन रेट? इट इज सिमिलर टू इंटरेस्ट दैट इज अर्नड बाय बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। कुछ आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं जब आप
ऐसे सच इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं, एंड दे आर विलिंग टू वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज बेस्ट फॉर सच पीपल। ओके, कौन से वाले इन्वेस्टमेंट्स? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। और डिबेंचर्स आपको पता है क्या होते हैं? डिबेंचर्स भी एक तरीके का बोरोड फंड होता है, जो कंपनी आपको सर्टिफिकेट इशू करती है और उस सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, मैच्योरिटी डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड पर एनम। ओके, एंड आपको मैच्योरिटी डेट पे इतना इतना अमाउंट मिलेगा। अच्छा, इशू हुआ है तो प्रीमियम पे हुआ है, पार पे हुआ है ना? ये सब कुछ डिबेंचर का सर्टिफिकेट पे सब कुछ नोट किया हुआ रहता है। एक कॉपी होती है कंपनी के पास, एक कॉपी होती है आपके पास। म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये आपको पता है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इट इज पूल ऑफ फंड्स कमिंग, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग टुगेदर टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑल टुगेदर। मतलब अब है ना, एक कोई देखो, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स who invest in a particular, suppose there's a bucket of investments. Now there are too many investments there, too many securities there. Now you will not take up one security. No, you will just put money in that bucket and everybody will come to invest in that particular bucket. Okay, there is a one big bucket. There is one pool where you will invest. Suppose one investor is coming, investing 2 lakhs. Another investor is coming, he is investing 3 lakhs. A third investor comes, he invests 5 lakhs rupees. Okay, so likewise, so many investors comes to, they are coming together, they are coming together, invest in particular bucket. Now that bucket is full of 30 lakhs rupees. Now a professional manager will come and he will help you to allocate this 30 lakhs rupees into different securities of different companies. That scheme is known as mutual fund. It is handled by an expert who is known as portfolio manager. He is an expert who knows how to invest this 30 lakhs rupees, how much to invest, where to invest, okay, and which company is best for short term investment, which company is best for long term investment. Okay, so he will invest it for you, and he is known as expert. He is portfolio manager and he will invest it for you. Okay, that is known as mutual funds. So these are the advantages of mutual funds. Professional management, you get expert idea of an expert, right? An expert idea, guidance from an expert who is known as professional manager. He will give you advice, he will invest it for you because you don't have any idea. You have money to invest in, but you don't have any idea where to invest, how much to invest. So while going into mutual funds, if you opt for mutual funds, you get a professional management. Your funds will be managed by a professional expert. Next, your funds will be diversified. The amount of risk will be reduced. No, your funds are diversified. Now 30 lakhs will be invested into different securities. Now you had invested only 2 lakhs. So 2 lakhs is not invested in a particular security. No, it is not an individual investment. It is the group investment. So you don't, now you don't know your 2 lakhs rupees has been invested in a particular security. No, that 2 lakhs rupees is divided into different securities that is invested in different securities. Therefore, suppose if one security is not playing good role in the market, is not giving you good returns, maybe another security will give you good returns, so that the profit of one security will be compensated by the loss of the another security. No, so risk is reduced through diversification. Diversified, the funds are divided into different securities, different companies shares and debentures.
Are you getting my point? Your funds are diversified. Maybe 50,000 is invested in public deposits of, of a bank. Maybe another 50,000 is invested in shares. Maybe another 50,000 is invested in debentures. And maybe another 50,000 is invested in buying infrastructure bonds of government companies. Are you getting my point? So your funds, your 2 lakhs rupees are diversified now, divided into different securities. So maybe if the shares are not giving you that much good amount of profits, so government infrastructure bonds will give you good amount of returns. So that the loss, I mean the profit of one is compensated with the loss of another. No. Are you getting my point? So the risk is reduced because your funds are diversified. If you put whole amount of 2 lakhs into shares, the whole amount will be in loss. No. Here Yes, only ma'am. 50,000 ka loss is there. Okay. So that is known as diversification. Convenient administration. Now there is somebody who helps you. There is a broker. There is an expert who will help you. He will make you, he will make your work convenient. Okay, he will see how to reduce paperwork, avoid bad deliveries, delayed payment should not be there, unnecessary follow up should not be there. He will see that. Okay, so there is a convenient administration. There is not to follow up for unnecessary paperwork, and then delay is not there. Return potential. Return potential means whoever wants to get higher returns, mutual fund is a good option for them, because it is a diversified basket of different securities, no? So risk is minimized. Where risk is minimized, there uh, you can earn higher returns, no? And if you are investing for long period of time, only then you will be able to earn at the higher rates. Only then your returns will be at the higher rate. Are you getting my example? Are you getting my point? It is Yes, ma'am. only when you invest it for long period of time. Okay, shorter period पे किसी को higher returns नहीं होते. Okay, low cost. अब म्यूचुअल फंड्स की ना इतनी कॉस्ट नहीं होती है, मतलब आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना इतनी ज्यादा नहीं होती है कंपैरेटिवली. ठीक है. लिक्विडिटी, मतलब आपने ना आपने सिर्फ चेक करना है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रेट क्या चल रहा है, मार्केट कैसे प्ले कर रहा है, तब आप उसको बेच सकते हैं. लिक्विडिटी मतलब कैसे भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो. इट हैज अ ऑप्शन ऑफ लिक्विडिटी. मतलब आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आपने आपको जब कैश की नीड पड़ेगी तब आप बेच दो, कैश आ जाएगी आपके पास. इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली उसको आप खरीद कर बेच कर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी, देखो कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है. आपको आपको जो प्रोफेशनल, जो आपका एक्सपर्ट है ना, जो आपको हेल्प करता है, वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसकी हर एक डिटेल आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखती है. एवरीथिंग इज विजिबल देयर. ओके, कब मार्केट ऊपर चल रहा है, कब नीचे, कब शेयर को बेचना है, खरीदना है, वो सब आपको दिख रहा है. ठीक है, क्या रेट चल रहा है मार्केट का, एनएवी कितना है, नेट नेट एसेट वैल्यू उसे कहते हैं. एनएवी कंपनी का एनएवी होता है. एनएवी के थ्रू ही तो चेक करते हैं प्राइजेस को. अगर एनएवी अच्छा है ना, तो प्राइजेस भी मार्केट में अच्छी होती है. आ रहा है समझ में? तो ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंसी मतलब आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है. फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैंने आपको पहले ही बताया. ये फ्लेक्सिबल होता है, कभी जब चाहिए आप इन्वेस्टमेंट में डील कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स को खरीद सकते हैं, और जब चाहिए विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से. चॉइस ऑफ स्कीम्स, आपके पास है ना डिफरेंट चॉइसेस होती है म्यूचुअल फंड की. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, और वैरायटीज ऑफ सिक्योरिटीज आर देयर. एक कंपनी नहीं होती है जो आपको प्रोवाइड कर रही है म्यूचुअल फंड. नो, देयर आर वैरायटी ऑफ कंपनीज जो म्यूचुअल फंड्स डील करते हैं. तो आपके पास चॉइसेस है ना, कोई भी आप स्कीम खरीद सकते हैं. बट एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे ना, तो आपका ये हो जाएगा कि मतलब उससे ज्यादा आइडिया है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छे चल रहे हैं. ठीक है. रेगुलराइज्ड,
रेगुलराइज मतलब इसमें से आप जो इनकम रेगुलराइज का मतलब होता है जो अथॉरिटी है इसको देखने के लिए कौन सी अथॉरिटी होती है? सेबी। म्यूचुअल फंड्स को देखने के लिए कौन सी अथॉरिटी होती है? सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जैसे जैसे सारी बैंक्स को देखने के लिए आरबीआई होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की कंपनीज को नजर रखने के लिए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, उनके काम पे नजर रखने के लिए, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इन्वेस्टर्स हैं, उनका उनका फायदा हो, नुकसान ना हो, उनके हित में काम किया जाए। इंटरेस्ट मतलब हित में, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो है, तो उनके हित में काम किया जाए, कोई भी कंपनी इन्वेस्टर्स को चीट ना करे, वो सब देखने के लिए सेबी को रखा गया है कि सेबी उनके ऊपर नजर रखेंगे। तो रेगुलराइज्ड अथॉरिटी कहा जाता है सेबी को। ये हो गया म्यूचुअल फंड्स। एंड उसके हमने क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है बैंक डिपॉजिट्स। आपको पता है बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं? बैंक डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं, करंट डिपॉजिट भी होता है, सेविंग डिपॉजिट भी होता है, और रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। पता है ना? बैंक में कोई भी डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। 4 तरीके होते हैं। करंट जो बिजनेसमैन के लिए होता है, सेविंग कोई भी कर सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट जो अर्नर्स होते हैं, जो सेवर्स होते हैं। फिक्स डिपॉजिट, इसे आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, सो दैट यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ। एंड फिक्स डिपॉजिट देखो दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, मैंने आपको समझाया था ये। यस मैम। ठीक है, करंट और सेविंग का मतलब इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाता है, सेविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है। और फिक्स डिपॉजिट मतलब आप इससे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग मतलब आप रोज कुछ ना कुछ अमाउंट छोटा 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 सेव कर सकते हैं, इसमें रिकरिंग कहते हैं इसे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या होती है वो आपको पता है? पोस्ट ऑफिस मतलब जैसे किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। पोस्ट ऑफिस बैंक होता है ना, उसके थ्रू हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स खरीद सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज को इशू किया था पोस्ट ऑफिस के थ्रू। हाँ, किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो पोस्टल के थ्रू आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, बहुत सेफ होता है, और रिटर्न्स थोड़े देखो कम होते हैं लेकिन सेफ होते हैं। अब जिन्हें सेफ चाहिए, पैसा सेफ होना चाहिए, तो वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में। रीजनेबल रिटर्न्स होते हैं, हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ, कम रिटर्न्स होते हैं बहुत, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। ट्रेजरी बिल्स, ये वो बिल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, एंड इट इज टेकन अप बाय बैंक्स। देखो मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है इसकी? 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, ऐसे शॉर्ट टर्म होते हैं ये। अच्छा, ऐसे इशू कैसे किया जाता है? डिस्काउंट पे। और रीपेबल कैसे होता है? पार पे। तो जो अर्न करेगा वो यही तो अर्न करेगा। देखो खरीदा उसने डिस्काउंट पे 90 रुपीज पे, और जब वो बेचेगा ना, जब रीपेबल का टाइम आएगा तो वो 100 रुपीज पे बेचेगा। मतलब रिडीम कैसे होगा? 100 पे, तो 10 रुपीज सामने वाले ने अर्न किया। तो इसमें रिटर्न्स जो होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। गिल्टेड सिक्योरिटी होता है ये, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है इससे, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज तो गिल्टेड होती है ना। ठीक है, जिनमें रिस्क कम होते हैं। ठीक है ना? आरबीआई लुक्स आफ्टर इशू एंड सेल ऑफ, मैंने पहले भी बताया, ट्रेजरी बिल्स का कौन देखती है? आरबीआई। वो देखते हैं कितना इशू करना है, कब इसकी मैच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए, कितनी बैंक्स है जो इशू कर रही हैं, आई मीन सॉरी खरीद रही हैं। ठीक है, गिल्टेज हमने पहले ही डिस्कस किया, ये जनरली 10 to 20 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, गिल्टेज सिक्योरिटीज वो होते हैं जिसमें रिस्क कम होता है। ओके, रिटर्न्स भी थोड़े बहुत कम ही होते हैं इसमें। कौन इशू करता है इसे? पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है ये। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू होता है। मतलब ये ना, ये वो सिक्योरिटीज होते हैं जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होती हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, कमर्शियल पेपर्स आपको पता है क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है ये, अनसिक्योर्ड होता है, इसके अगेंस्ट में आप कुछ गिरवी नहीं रखवाते हो,
बस कमर्शियल पेपर्स आप सीधा खरीद सकते हो, ठीक है। ये एक टाइप का लोन होता है, जो सामने वाली कंपनी आपको कमर्शियल पेपर्स बेच रही है ना, वो ये बोलकर बेच रही है कि एक टाइम के बाद आपको ये कमर्शियल पेपर मुझे वापस देना है और मैंने आपको आपका अमाउंट रिटर्न्स के साथ वापस देना है। तो ये एक तरीके का लोन हो गया ना, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। अब ये 180 डेज तक के लिए इशू होते हैं। 180 डेज मतलब 6 मंथ्स, तो शॉर्ट टर्म हो गया ना, बराबर है। अच्छा, इससे भी इशू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं फेस वैल्यू पे, सेम, ठीक है। और जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, मतलब जो बैंक्स और क्या कह सकते हैं उसे, बैंक्स, कंपनीज, फर्म्स, ऐसे लोग कमर्शियल पेपर्स में ज़्यादा डील करते हैं। मतलब ज़्यादा इंडिविजुअल्स में पॉपुलर नहीं है, खुद एक इंडिविजुअल का भी कमर्शियल पेपर नहीं खरीदता है, ठीक है, ओके। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वाज टू इनेबल हाई रेटेड कंपनीज टू डाइवर्सिफाई द रिसोर्सेज टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मतलब उनके जो बहुत सारे फंड्स है ना, उनको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, किसमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। सारे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है ना, वो फॉलो किए जाते हैं। जब आप कमर्शियल पेपर्स इशू करते हो तो कौन गाइडलाइंस देता है आपको, आरबीआई, ओके। 3 to 6 मंथ्स के लिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, ओके। अभी है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके। 3 चीजें और हैं, थ्री मोर थिंग्स। हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है आपके नेक्स्ट लेक्चर का। कभी है आपका नेक्स्ट लेक्चर? 10 अभी है। अभी है ना, ठीक है, ओके फाइन, आई लीव मैम आ देन। गए। हाँ जी, हाँ जी, मैं लीव करती हूँ। मैम तो दिख नहीं रहे हैं क्लास में।